हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे हार्ट की ब्लॉकेज को और हार्ट की बीमारी को बिना एंजियोप्लास्टी और बिना बाईपास सर्जरी के कैसे ठीक किया जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। तो बिना सर्जरी वाले ट्रीटमेंट के सबसे ज़्यादा फायदे क्या होते हैं? सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इस ट्रीटमेंट में किसी तरह का कोई हार्ट अटैक का खतरा नहीं होता है, किसी तरह का कोई पेन नहीं होता और पेशेंट अपने आप को पूरी तरह से एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी और स्टंट से अपने आप को बचा सकता है। और इसके अलावा किसी तरह का कोई हॉस्पिटलाइजेशन भी नहीं होता। ये पूरी तरह से एक आउट पेशेंट ट्रीटमेंट होता है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट प्रोसीजर होता है, जिसमें पेशेंट को हर दिन जाना होता है और एक एक घंटे के ट्रीटमेंट के साथ में कैसे पेशेंट अपने आप की जो हार्ट की ब्लॉकेज है उसको ठीक कर सकता है। तो इस वीडियो को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले इस पूरी प्रोसेस को समझने के लिए सबसे पहले हमें हार्ट की ब्लॉकेज को समझना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि कैसे जो हार्ट की ब्लॉकेज होती है ये एक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो ये ब्लॉकेज क्या होती है, अपने आप ग्रो करती जाती है। तो ये जैसे ही ब्लॉकेज ग्रो करती जाती है तो ये करती क्या है कि जो हमारी जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं उसको नैरो करती जाती है। जब नैरो करती जाती है तो जो आगे आने जाने वाला ब्लड होता है तो उसकी क्वांटिटी घटती जाती है, जिससे आने वाले टाइम में पेशेंट को चलने में पेन होने लगता है और यही ब्लॉकेज हार्ट अटैक के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। तो बेसिकली ब्लॉकेज की वजह से हमें दो तरह की प्रॉब्लम होती है। एक तो हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है, दूसरा जो प्रॉब्लम होता है वो होता है पेशेंट को चलने में पेन होने लगता है। तो इन दोनों चीज़ों को हम इस वीडियो में एड्रेस करेंगे। तो जो सबसे पहली कंडीशनिंग होती है वो क्या होता है कि ब्लॉकेज के कारण हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। अब हार्ट अटैक में क्या होता है? हार्ट अटैक के केस में क्या होता है, पेशेंट को बहुत ही इंटेंसिव पेन होता है, बहुत ही एकदम जैसे क्रशिंग पेन होता है, कुचलने वाला पेन होता है। तो आप इस इमेज में देख सकते हैं, इस डायग्राम में, ये जो आपको राइट साइड में डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसमें एक आर्टरी का फॉर्म दिखाया गया है और आर्टरी के अंदर एक ब्लॉकेज है जिसको हम प्लाक कहते हैं। तो प्लाक के ऊपर जो व्हाइट कलर की आप देख रहे हैं मेम्ब्रेन देख रहे हैं, तो अगर ये मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है, टूट जाती है, तो क्या होता है कि इसके रप्चर होने के अगले 45 मिनट से लेकर 1 घंटे के अंदर अंदर ये जो रप्चर हुआ है उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ एक थ्रम्बस जमा हो जाता है जिसको थक्का कहते हैं। अगर ये थक्का जमा हो जाता है तो ब्लॉकेज हो सकता है वो 40% हो या 50% हो, लेकिन अगर ये थक्का जम जाता है तो आने वाले 45 मिनट से लेकर 1 घंटे के अंदर ये ब्लॉकेज 100% की भी हो सकती है। और अगर ये 100% ब्लॉक हो गई तो क्या होगा, जो आगे ब्लड की सप्लाई हो रही है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगी, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी, रुक जाएगी और हार्ट का एक हिस्सा क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, जो परमानेंट डैमेज हो जाएगा। और अगर ये हिस्सा डैमेज हो गया तो इसको इसको दोबारा से एक्टिवेट करना, रिवाइव करना, ये बहुत ही मुश्किल काम है। तो सबसे बड़ा जो हार्ट अटैक का खतरा होता है वो ये होता है कि हार्ट अटैक की वजह से हार्ट का एक हिस्सा डेड हो जाता है, इसीलिए हार्ट अटैक से इंसान को बचना चाहिए। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है, पेशेंट को चलने में पेन होता है। जो ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा हो जाती है, लगभग 80 या 90% की ब्लॉकेज हो जाती है, तो पेशेंट को चलने में पेन होने लगता है। और ये पेन कैसा होता है, जब पेशेंट चलता है तो उसको पेन होता है और जब रुक जाते हैं तो क्या होता है, ये पेन कम हो जाता है या खत्म हो जाता है। तो बेसिकली जो कंडीशनिंग होती है ये ब्लॉकेज की वजह से क्या होता है कि जो हमारे हार्ट की मसल्स होती हैं वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से एंजाइना होता है। अब नॉर्मली पेशेंट ये सोचते हैं कि अगर उन्हें चलने में पेन हो रहा है तो यही हार्ट अटैक में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो कॉमनली दो तरह के ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो अवेलेबल हैं। एक तो है एंजियोप्लास्टी, जिसमें कि एक कैथेटर, एक गाइडेड वायर डाल करके उसमें स्टंट लगा दिया जाता है, और दूसरा है बाईपास सर्जरी। ये दोनों एक इन्वेसिव प्रोसीजर है, सर्जिकल प्रोसीजर है, जिसमें काफ़ी कुछ रिस्क भी होता है और इसके काफ़ी जो रिजल्ट्स होते हैं, लॉन्ग टर्म रिजल्ट भी होते हैं, वो भी काफ़ी कंप्रोमाइज्ड होते हैं। इसलिए क्योंकि हार्ट की बीमारी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। अगर पेशेंट को सर्जरी हम कर भी दें, लेकिन जो ब्लॉकेज की ग्रोथ थी वो पहले भी चल रही थी और बाद में भी चल रही है, बाद में वो ग्रोथ तो रुकती नहीं है, इसीलिए कभी भी ये ट्रीटमेंट परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं होता। दूसरा जो नुकसान होता है कि अगर हम इसको एक बार समझ लेते हैं कि एंजियोप्लास्टी में क्या होता है, सबसे पहले एक कैथेटर वायर डाला जाता है, इसके बाद उसके ऊपर एक बैलून और बैलून के ऊपर एक स्टंट डाल करके उसको इन्फ्लेट कर दिया जाता है। तो ब्लॉकेज क्या होती है, अगल बगल की आर्टरीज में दब जाती है, ब्लॉकेज कहीं रिमूव नहीं होती है, ब्लॉकेज दब जाती है, वहां से ब्लड फ्लो होने लगता है और पेशेंट को लगता है कि मेरे को सारी प्रॉब्लम जो थी, अगर ये मतलब ब्लॉकेज मेरी खुल गई है तो सारी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि एंजियोप्लास्टी किसी भी तरीके से हार्ट अटैक के खतरे को नहीं रोकती है। और एक जो दूसरा सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है कि स्टंट लगाने के बाद जिस एरिया में हम स्टंट लगा देते हैं, तो जो ब्लॉकेज पहले 2 से 3% पर ईयर के हिसाब से ग्रो कर रही थी, लेकिन स्टंट लगाने के बाद उस ब्लॉकेज का जो ग्रोथ रेट होता है वो कई बार 20 से 30% पर ईयर का भी हो जाता है। और इसीलिए ज्यादातर केसेस में ये देखा जाता है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर वो स्टंट ब्लॉक हो जाता है। राइट, तो ये एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन है जो स्टंट के साथ होती है। इसके अलावा दो और मेजर कॉम्प्लिकेशन होती हैं जो स्टंट के साथ जो पेशेंट्स को समझना बहुत जरूरी होता है। वो ये है कि जो स्टंट लगाया जाता है तो ये हमारे हार्ट की जो ब्लॉकेज के जो कोरोनरी आर्टरीज हैं उसके आसपास की जो डायगोनल ब्रांचेस हैं उसको ब्लॉक कर देता है। जैसे कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ब्लॉकेज के आगे एक डायगोनल ब्रांच बनी हुई है। अब होता क्या है कि जैसे हम एक गाइडेड वायर डालते हैं, जिसको हम कैथेटर कहते हैं, और कैथेटर के ऊपर क्या होता है, एक बैलून डाला जाता है और बैलून के ऊपर क्या होता है, एक स्टंट लगाया जाता है।
अब जब हम इस बैलून से उस ब्लॉकेज को कंप्रेस करते हैं और उस ब्लॉकेज को कंप्रेस करने के बाद क्या होता है, हम उस पर्टिकुलर जगह पे एक स्टंट को प्लेस करके और बैलून की हेल्प से क्या करते हैं, उसको इन्फ्लेट कर देते हैं, फुला देते हैं। और जब ये बैलून फूलता है तो ये इसका सबसे बड़ा इशू क्या होता है कि अगल बगल की ब्लॉकेज को क्या कर देता है कि उसके आसपास के एरिया में कंप्रेस कर देता है। जो डायगोनल ब्रांचेस होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। तो वहां पे एक बैलून लगा करके और बैलून के ऊपर एक स्टंट लगा करके जब उसको इन्फ्लेट कर दिया जाता है, फुला दिया जाता है, तो जब वो फूलता है तो ब्लॉकेज को आगे काफी दूर तक क्या कर देता है, वो कंप्रेस कर देता है, दबा देता है। और जब ये ब्लॉकेज काफी दूर तक कंप्रेस हो जाता है, क्योंकि स्टंट की साइज नॉर्मली जो हमारे ब्लॉकेज का एरिया है उससे काफी ज्यादा होती है, ज्यादा इसलिए होती है ताकि जब ये ब्लॉकेज कंप्रेस हो तो अगल बगल जो ब्लॉकेज स्प्रेड होगी तो वो सारा का सारा जो ब्लॉकेज है वो स्टंट के नीचे ही रहे। लेकिन इस प्रोसेस में क्या होता है, कई सारी डायगोनल ब्रांचेस क्या हो जाती है, बंद हो जाती हैं। इसीलिए स्टंट लगाने के बाद अधिकतर पेशेंट ऐसे होते हैं जिनकी हार्ट की पंपिंग थोड़ी बहुत तो कम हो ही जाती है, क्योंकि इस तरह के जो ब्रांचेस होती हैं, डायगोनल ब्रांचेस होती हैं, और जिसमें कि बहुत तरह के माइक्रो सर्कुलेशन होते हैं, तो ये माइक्रो सर्कुलेशन कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हद तक तो ब्लॉक हो ही जाते हैं। और सबसे बड़ा स्टंट का नुकसान ये होता है कि ये जो हमारी इनर लेयर होती है, जितनी डिस्टेंस तक ये स्टंट लगाया जाता है उतनी दूर तक जो हमारी जो कोरोनरी आर्टरीज हैं उसकी जो इनर लेयर है, जिसको हम एंडोथेलियल लेयर कहते हैं, वो भी क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। जब वो डैमेज हो जाती है तो अल्टीमेटली हमें कोरोनरी आर्टरीज की हेल्थ को तो अच्छा रखना है। तो ये जो आप देख सकते हैं कि जब हमने स्टंट लगा दिया, स्टंट को प्लेस कर दिया, तो ब्लड सप्लाई तो रीस्टोर हो जाती है, लेकिन ब्लड सप्लाई रीस्टोर होने के बाद जो डायगोनल ब्रांच थी वहां पे सप्लाई बंद हो जाती है। जो दूसरी प्रॉब्लम होती है स्टंट लगाने की वजह से, वो क्या होता है कि ये जो स्टंट है ये हमारी जो आर्टरीज हैं उसको क्या कर सकता है, पंचर कर सकता है। स्पेशली अगर हम बात करें तो जो डिस्टल आर्टरीज होती हैं, जो हार्ट की हमारी नीचे की आर्टरीज होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो काफी सॉफ्ट होती हैं, कोमल होती हैं, और अगर उन आर्टरीज पे स्टंट प्लेसमेंट की कोशिश की जाती है तो क्या होता है, आर्टरी पंचर हो सकती है, जैसा कि आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं। अब जो ब्लड है वहां से लीक करके बगल से फ्लो होने लगा। जब ये फ्लो होने लगेगा तो क्या होगा, अब ये एक्चुअल में देखा जाए तो ये ब्लड जो है हमारे हार्ट के बाहर जाने लगा, तो क्या होगा, हार्ट के चारों तरफ ये पूरा का पूरा एक थक्का जमा लेता है, पूरा का पूरा एक क्लॉट जमा लेता है, जिससे कि हार्ट पंप नहीं कर पाता, और ऐसे केसेस में क्या होता है, पेशेंट्स की डेथ हो जाती है। तो ये दो मैंने केसेस आपको बताए, एक तो आर्टरी पंचर का केस, दूसरा क्या होता है, अगल बगल की डायगोनल को ये ब्रांच ब्लॉक कर देता है। अब अगर हम बात करते हैं बाईपास सर्जरी की, तो बाईपास सर्जरी के बारे में सभी पूरी दुनिया में मतलब पीपल नो अबाउट इट कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, और इसके बाद जो पोस्ट सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस को हैंडल करना भी काफी मुश्किल होता है इसमें। और दूसरी चीज ये कि अगर हम एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी दोनों की बात करें तो किसी भी तरीके से इसमें हार्ट अटैक का खतरा कम नहीं होता, और सर्जरी के बाद पेशेंट्स को जो मेडिसिन लेनी पड़ती हैं वो भी एक नॉर्मल पेशेंट, हार्ट की पेशेंट की तुलना में रिलेटिवली ज्यादा मेडिसिन लेनी पड़ती हैं। तो एक तो प्रॉब्लम होती है सर्जिकल प्रॉब्लम, और दूसरी जो हार्ट की प्रॉब्लम है वो तो होती है, क्योंकि हार्ट डिजीज एक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है। अगर ब्लॉकेज हो रहा था तो ब्लॉकेज अभी भी हो रहा है, ब्लॉकेज उससे कम नहीं होता। अब यहाँ पे एक मैं सरप्राइजिंग फैक्ट बताऊंगा, लोग एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी के लिए इसलिए एग्री हो जाते हैं क्योंकि उन्हें इस चीज के लिए डराया जाता है कि अगर आप सर्जरी नहीं कराओगे तो हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाएगा, जबकि एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी करने से किसी भी तरीके से हार्ट अटैक का खतरा कम नहीं होता। इसके लिए मैंने कई सारे यहाँ पे एविडेंस निकाल करके यहाँ पे रखे हुए, मैंने इसका स्क्रीनशॉट भी लिया हुआ है। स्टंट्स बाईपास सर्जरी शोज नो बेनिफिट इन हार्ट डिजीज मोर्टेलिटी रेट्स अमंग स्टेबल पेशेंट। तो कहने का मतलब ये है कि जो हार्ट के पेशेंट हैं, और ये जो आर्टिकल है ये स्टैनफोर्ड मेडिसिन न्यूज सेंटर का आर्टिकल है कि अगर हम किसी को स्टंट लगा दें या बाईपास सर्जरी लगा दें तो जो हमारे स्टेबल पेशेंट होते हैं, स्टेबल पेशेंट वो हैं जो कि नॉर्मली चल रहे हैं, दवाएं खा रहे हैं, उनको पेन नहीं हो रहा है, लेकिन तो अनस्टेबल पेशेंट बेसिकली वो पेशेंट होते हैं जो कि किसी तरीके से क्या है, वो आईसीयू में है, वो अनस्टेबल है। तो उस टाइम पे एंजियोप्लास्टी करना या बाईपास सर्जरी करना, क्योंकि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उस टाइम पे जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि अगर स्टंट नहीं डाला गया, किसी को हार्ट अटैक हो गया तो हार्ट का एक बड़ा हिस्सा डैमेज हो सकता है, उस टाइम पे ये चीज बिल्कुल परफेक्ट है। बाईपास सर्जरी भी ऐसे पेशेंट्स के लिए जिनको बहुत ही सीवियर एंजाइना होता है, उनकी कई बार सर्जरी भी हो चुकी है, कई तरह के मेडिकेशंस भी दिए जा चुके हैं और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास, उस टाइम पे बाईपास सर्जरी करना भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, इसमें कोई डाउट की चीज नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें किसी की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है या हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता और ये सब चीजें अपने आप कई सारे रिसर्च में पब्लिश किया जा चुका है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं NIH, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ funded study shows stunt and surgery no better than medicines lifestyle changes at reducing cardiac events। तो कार्डियक इवेंट्स क्या होते हैं, किसी को हार्ट अटैक हो गया वो भी कार्डियक इवेंट है, एंजाइना चलने में जो पेन हो रहा है वो भी एक कार्डियक इवेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो गवर्नमेंट फंडेड स्टडीज हैं इसमें ये प्रूफ किया गया है कि अगर हम किसी को एंजियोप्लास्टी कर दें या बाईपास सर्जरी कर दें, उसकी तुलना अगर हम करें कि हम केवल पेशेंट को मेडिसिन देख करके ठीक करते हैं या उसका खाना पीना, उसकी आहार दिनचर्या में चेंज कर दें, तो किसी भी तरीके से सर्जरी, चाहे वो एंजियोप्लास्टी हो या बाईपास सर्जरी, वो किसी भी तरीके से बेटर नहीं है।
ABC न्यूज का एक आर्टिकल है, स्टंट्स डोंट प्रिवेंट द हार्ट अटैक रिस्क और डेथ। कहने का मतलब यह है कि आप स्टंट लगाने के बाद भी हार्ट अटैक का खतरा कम नहीं होता या तो मोर्टेलिटी का रिस्क कम नहीं होता। यहाँ पे हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक रिसर्च कहती है मेडिसिन एज इफेक्टिव एज स्टंट्स फॉर मेनी विद कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कहने का मतलब यह है कि जिनको ब्लॉकेज हो गई है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज को हम नॉर्मली ब्लॉकेजेस कहते हैं, तो जितना हमको फायदा दवाएं देने से होता है, तो अगर हम पेशेंट को केवल मेडिसिन भी दे देते हैं तो पेशेंट्स को भी उतना ही रिजल्ट आता है जितना कि स्टंट लगाने के बाद फायदा होता है। इसका मतलब ये कि अगर हमने स्टंट भी लगा दिया, बाईपास और इसके अलावा मेडिसिन भी दे दिया, तो उसको एक्स्ट्रा फायदा क्या हुआ? इसका आंसर है कुछ भी नहीं। तो ये कुछ एविडेंस है जो आपके सामने मैंने रखे हुए हैं ताकि लोगों को अपने से सर्च करने की जगह यहाँ से रेफरेंस मिल जाए। न्यूयॉर्क टाइम्स का एक और आर्टिकल है, अनबिलीवेबल हाउ स्टंट्स फेल टू ईज चेस्ट पेन। तो स्टंट्स लगाने से चेस्ट का जो पेन है उसमें कोई रिलीफ नहीं होता। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट कहती है हार्ट स्टंट्स आर यूजलेस फॉर मोस्ट स्टेबल पेशेंट्स, दे आर स्टिल वाइडली यूज्ड। मतलब क्वेश्चन मार्क उठाए जाते हैं कि इससे फायदा नहीं है, इसके बाद भी इसको इतना इस्तेमाल किया जाता है। देख सकते हैं रूटर्स की रिपोर्ट है, स्टंट्स नो बेटर देन ड्रग्स फॉर मेनी हार्ट पेशेंट्स। एक यूएस की स्टडी में ये रिजल्ट निकाला गया कि ज़्यादातर पेशेंट्स के लिए स्टंट्स किसी भी तरीके से फायदेमंद नहीं होते। स्टेबल पेशेंट की हम बात कर रहे हैं। एक इनफैक्ट एक फोर्ब्स के आर्टिकल में ये पब्लिश किया गया कि स्टंट शॉकर दे डोंट स्टॉप हार्ट अटैक। तो देखिए बड़ी कॉमन चीज़ है, स्टंट लगाने से या बाईपास सर्जरी करने से हार्ट अटैक का खतरा कम नहीं होता, लेकिन लोगों को मेंटली इसलिए प्रिपेयर किया जाता है ताकि स्टंट वो लोग इसलिए लगवा लें क्योंकि उनको इस चीज़ के लिए दिमाग में फियर भरा जाता है कि अगर आप स्टंट नहीं लगवाओगे तो आपको हार्ट अटैक हो जाएगा। साइंस डेली की रिपोर्ट कहती है कि कोरोनरी स्टंट्स डू नॉट इम्प्रूव लॉन्ग टर्म सर्वाइवल, स्टडी फाइंड्स। कहने का मतलब यह है कि अगर हम स्टंट लगा भी देते हैं तो पेशेंट की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो कुल मिलाकर के ये जो सारे आर्टिकल्स अभी तक मैंने यहाँ इकट्ठे किए हैं वो लोगों के समझने के लिए है। अगर हम बात करते हैं पिछले 50 सालों में जो तीन सबसे बड़े क्लिनिकल ट्रायल किए गए हैं, जिसमें कि पहला ट्रायल है करेज ट्रायल, दूसरा है फेम ट्रायल और तीसरा ट्रायल है स्टीमिया ट्रायल। तो ये तीनों ट्रायल्स की पिछले 50 सालों की जो कॉम्प्रिहेंसिव एक मेटा एनालिसिस है वो ये कहती है कि एंजियोप्लास्टी करना या बाईपास सर्जरी करने से हार्ट अटैक का और जो सडन डेथ का खतरा है वो किसी भी तरीके से कम नहीं होता। तो ये डेटा है जो पिछले 50 सालों का डेटा है और ये चीज़ हमेशा सर्जरी को सवालों के घेरे में ला के खड़ा कर देती है। इसके अलावा डॉक्टर जॉन किर्लिन ने एक चीज़ कही थी कि सर्जरी हमेशा लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, इफ़ यू कैन डू एनीथिंग एल्स इट्स बेटर। मतलब अगर सर्जरी करने के पहले हम कोई अल्टरनेटिव तरीके इस्तेमाल कर लें, मेडिसिन है, लाइफस्टाइल है या कोई जो बिना सर्जरी वाले ट्रीटमेंट है, अगर उससे पेशेंट को आराम हो जाए तो हमें लास्ट ऑप्शन तक सर्जरी को हमेशा अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। अब यहाँ पे जो ऑप्शन हम प्रपोज कर रहे हैं कि वो कैसे आप हार्ट की बीमारी को बिना एंजियोप्लास्टी और बिना बाईपास सर्जरी के जो ब्लॉकेज है, इसके अलावा किसी को अगर हार्ट अटैक हो गया, हार्ट फेलियर की कंडीशन है, तो उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें ठीक क्या करना होता है? ठीक करना होता है कि हमें हार्ट अटैक का रिस्क कम हो जाए और जो पेशेंट को चलने में पेन हो रहा है पेशेंट को उसमें आराम मिल जाए। तो यहाँ पे हम सबसे पहली चीज जो प्रपोज करते हैं वो है 4DCC थेरेपी। 4DCC थेरेपी का मतलब होता है 4DCC एक लाइफस्टाइल मेथड है जिसका नाम है 4 डायमेंशनल कंप्लीट क्योर। मतलब जीवन के 4 आयाम है उसको संतुलित करने की एक विधि है। इसके अलावा साथ में हम जिस ट्रीटमेंट को एडवाइस करते हैं वो है EECP ट्रीटमेंट। तो EECP ट्रीटमेंट क्या है? पूरी तरह से नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है जो कि 1-1 घंटे तक हर दिन पेशेंट को दिया जाता है, लगभग 35 से 40 दिन तक। तो इस ट्रीटमेंट में क्या होता है, हमारे हार्ट के अंदर हजारों लाखों की तादाद में नई ट्यूब्स बन जाती हैं। जब नई ट्यूब्स बन जाती हैं तो ये एक नेचुरल बाईपास क्रिएट कर देती हैं, खून को ले जाने के लिए एक नया रास्ता बन जाता है। और जब नई ट्यूब्स बन जाती है, नई सप्लाई बन जाती है, तो जो हार्ट का हिस्सा डेड हो गया है, जो कि पहले हार्ट अटैक के बाद अब काम नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे नई मांसपेशियों का निर्माण हो जाता है, नई मसल्स बन जाती हैं, जिससे कि हार्ट फिर से ज़्यादा स्ट्रेंथ लेने लगता है, पावर लेने लगता है और काम करने लगता है और हार्ट की पंपिंग बढ़ जाती है। तो बेसिकली 4DCC थेरेपी और EECP ट्रीटमेंट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन पेशेंट्स को हार्ट अटैक के रिस्क को कम करने में और जो पेशेंट को एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है जो कि हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है, जो कि हार्ट अटैक की वजह से कॉमन इशू है, इसके अलावा जो पेशेंट्स को चलने में पेन होता है, उन दोनों चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। तो 4DCC थेरेपी का बेसिकली पर्पज होता है रूट कॉज को, जिस वजह से बीमारी हुई है उस बीमारी को ठीक करना होता है। तो बेसिकली मैंने 4DCC के बारे में बताया। 4DCC का मतलब होता है 4 डायमेंशनल कंप्लीट क्योर। जीवन के 4 आयाम हैं, आहार, विहार, विचार और चेतना। तो इन चारों चीज़ों को संतुलित करने की एक विधि है जिसमें कि हम जो 4 डायमेंशन की हम बात कर रहे हैं उसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन एज ए मेडिसिन, रूटीन एज ए मेडिसिन, इमोशंस एज ए मेडिसिन एंड कॉन्शियसनेस एज ए मेडिसिन। इन चारों चीज़ों को हम संतुलित करने पे हम काम करते हैं। 4DCC थेरेपी को जैसे ही हम पेशेंट के ऊपर अप्लाई कर देते हैं, पेशेंट उसको उस लाइफस्टाइल को फॉलो करना शुरू कर देता है, तो पेशेंट को पहले दिन से ही फायदा दिखना शुरू हो जाता है। चाहे पेशेंट को चलने में सांस फूलने की प्रॉब्लम हो, चाहे पेशेंट को चलने में पेन होता हो, या चाहे पेशेंट को
और भी किसी तरह की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जैसे किसी का बीपी बढ़ा हुआ है, किसी का शुगर बढ़ा हुआ है, किसी को रात को नींद नहीं आती, या हार्ट फेलियर की वजह से जो भी सिम्टम्स होते हैं पहले दिन से ही पेशेंट को काफी कुछ आराम दिखना शुरू हो जाता है। 4DCC थेरेपी के और भी बहुत सारे फायदे होते हैं। अगर हम बात करें तो जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं वो लगभग 7 दिन के अंदर 70 से 80% पेशेंट ऐसे होते हैं जो दवाएं छोड़ देते हैं, क्योंकि उनका शुगर लेवल एकदम नॉर्मल आ जाता है। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो 3 दिन के अंदर ही पेशेंट को जो चेस्ट पेन होता है या जो हार्ट फेलियर की वजह से जो सिम्टम्स आ रहे होते हैं वो काफी हद तक कंट्रोल हो जाते हैं, बिना किसी एक्स्ट्रा मेडिसिन के और बिना किसी कॉम्प्लिकेशन और रिस्क की वजह से। तो ये फायदा होता है। इसके अलावा हम बात करें ECP ट्रीटमेंट, तो ECP ट्रीटमेंट एक पूरी तरह से नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है, और नॉर्मली अगर हम इसको बात करें तो ये एक अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट की तरह भी गिना जाता है। जो एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी है उसके अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट की तरह ये इसको गिना जाता है। और ECP ट्रीटमेंट में क्या होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं एक मशीन होती है, ECP मशीन होती है। ये पूरी तरह से नॉन सर्जिकल मशीन है, बहुत ही कंफर्टेबल होती है। पेशेंट इसमें लेट जाता है तो उसको काफी आराम महसूस होता है, और इसी मशीन पे पेशेंट को 1-1 घंटे तक ट्रीटमेंट दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये ECP ट्रीटमेंट कहाँ से अप्रूव्ड है। दुनिया के जितने भी एसोसिएशन है, चाहे वो US FDA हो, चाहे अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी हो, चाहे NHS UK हो, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन हो, या यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी हो, दुनिया के जितने भी प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म्स हैं लगभग हर जगह से ECP ट्रीटमेंट को हार्ट फेलियर के लिए और रिफ्रैक्टरी एंजाइना के लिए अप्रूव किया गया। अब देखिए जो प्रोसीजर होता है वो कैसे काम करता है। पेशेंट को एक बेड पे लिटा दिया जाता है। लिटाने के बाद जो पैर का निचला हिस्सा होता है जिसको हम काफ मसल्स कहते हैं, थाइज और बटक्स, इसमें क्या होते हैं काफ्स को रैप कर दिया जाता है। अब जब हार्ट ब्लड को पंप करता है तो ये काफ मसल्स, जो काफ्स लगे होते हैं, ये क्या करते हैं, इन काफ मसल्स को, थाई मसल्स को और बटक्स को प्रेस करते हैं, जिससे हार्ट की तरफ जो लौटने वाला ब्लड है उसका फ्लो है वो पहले से ज्यादा बढ़ जाता है। इस पूरी प्रोसीजर में क्या होता है, हमारे हार्ट के अंदर हजारों लाखों की तादाद में नई ट्यूब्स खुल जाती हैं, नई ब्लड वेसल्स एक्टिवेट हो जाती हैं, और जब ये नई ब्लड वेसल्स एक्टिवेट हो जाती हैं तो जहां कहीं ब्लॉकेज हो जाता है तो ब्लॉकेज के चारों तरफ पूरा एक नेचुरल बाईपास सिस्टम क्रिएट हो जाता है। तो देख सकते हैं कि ECP की वजह से क्या होता है, हार्ट के अंदर हजारों लाखों की तादाद में नई ट्यूब्स एक्टिवेट हो जाती हैं, और ये हर जगह होती हैं। तो चाहे एक ब्लॉकेज हो या 10 ब्लॉकेज हो, हर जगह ये नई ट्यूब्स क्या करती हैं, खून को ले जाने के लिए पूरा एक नया रास्ता बना देती हैं। इसके अलावा जो हमारी नई आर्टरीज होती हैं वो क्या करती हैं, पहले से ज्यादा चौड़ी हो जाती हैं, जिसको हम कहते हैं आर्टेरियोजेनेसिस, इसको हम कहते हैं आर्टीरियल रीमॉडलिंग। जब ये चौड़ी हो जाती हैं तो पहले से ज्यादा खून ले जाने लगती हैं, और ECP के मैकेनिज्म की वजह से क्या होता है, हमारी आर्टरीज में नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है। जब नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है तो क्या होता है कि हमारी जो आर्टरीज की हेल्थ है, जो वेस्कुलर हेल्थ कहते हैं, वो ज्यादा अच्छी हो जाती है। इसके अलावा जो डेड एरिया है, हार्ट अटैक की वजह से जो हिस्सा डेड हो गया है, वहां पे क्या होता है, जब ये नई ट्यूब्स बनती हैं तो वो हिस्सा हील होने लगता है, और जब वो हील हो जाता है तो वहां पे नया मसल्स का डेवलपमेंट हो जाता है, ग्रोथ हो जाता है, और इसी की वजह से जिनकी हार्ट की पंपिंग कम है वो इंप्रूव कर जाती है। इनफैक्ट यही फर्क पड़ता है जो ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट होते हैं, जिनके ब्रेन का एक हिस्सा डेड हो गया है। तो चाहे पेशेंट हार्ट अटैक का हो, चाहे वो ब्रेन स्ट्रोक का पेशेंट हो, दोनों ही पेशेंट पे जो ECP के रिजल्ट्स है, ECP का जो इफेक्ट है वो एक तरीके से काम करता है। डैमेज हिस्सा हील हो जाता है, और जब वो हिस्सा हील हो जाता है तो पेशेंट को जो उसके सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं उसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, राइट। और यही चीज हार्ट के केस में होता है, जैसे कि आप ये डायग्राम देख सकते हैं। जब पेशेंट को हार्ट अटैक होता है तो क्या होता है कि वही मेम्ब्रेन रप्चर होती है, और जब ये रप्चर हो जाती है तो हार्ट का एक हिस्सा डैमेज हो जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, जो आपको ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है वो हार्ट अटैक की वजह से हिस्सा डैमेज हो गया। जब हार्ट अटैक हो गया तो हार्ट कमजोर हो गया पहले से, अब वो जितनी ताकत के साथ ब्लड सप्लाई करता था वो कर नहीं पाएगा। लेकिन जब ECP ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो जो डैमेज एरिया है वहां पे क्या होते हैं, हजारों लाखों की तादाद में क्या होते हैं, नए कोलेटरल्स बन जाते हैं। ये कोलेटरल्स क्या करते हैं, पूरी की पूरी एरिया को फिर से ब्लड की सप्लाई करना शुरू कर देते हैं, और वहां पे नया मस्कुलर ग्रोथ हो जाता है, मसल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, और ये जो नई मसल्स हैं ये क्या करती हैं, दोबारा से हार्ट को क्या करने लगती हैं, स्ट्रेंथ देने लगती हैं, जिससे कि हार्ट अटैक जो डैमेज है उससे रिकवरी हमको मिल जाती है, हार्ट अटैक का जो डैमेज है वो रिकवर हो जाता है, राइट। तो ये एक प्रोसीजर है। इसके अलावा और भी थोड़ा हम डिटेल में देखते हैं कि कैसे ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। जैसे कि ये नॉर्मल आर्टरी है, हार्ट ने पंप किया तो हमारी ब्लड वेसल्स डायलेट हो गई, चौड़ी हो गई, और फिर जब हार्ट रेस्ट करता है तो दोबारा ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। मतलब हार्ट की जो ब्लड वेसल्स हैं ये इलास्टिक होती हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हम खराब लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, तो हमारी आर्टरीज क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती हैं। तो इनकी जो इलास्टिसिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब इलास्टिसिटी कम हो जाती है तो हमारे हार्ट को ब्लड को आगे पंप करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जब ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है तो ऑब्वियसली जब आर्टरीज हार्ड हो जाएंगी, स्टिफ हो जाएंगी, तो हर जगह तक ब्लड नहीं पहुंचेगा, तो हमारे हार्ट को पहले से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जब ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट ये होगा कि हमें ब्लड प्रेशर हो जाएगा। जब ब्लड प्रेशर हो जाएगा, हार्ट ज्यादा मेहनत करने पड़ेगा, तो हार्ट की ज्यादा मेहनत करने की वजह से क्या होगा, हमारे आर्टरीज में ब्लॉकेज क्रिएट होगा, क्योंकि वो प्रेशर क्या करेगा, आर्टरीज को और ज्यादा डैमेज करेगा। जब आर्टरीज में डैमेज होगा तो डैमेज को ठीक करने के लिए हमारी बॉडी अपने आप क्या करेगी,
वहां पे ब्लॉकेज का निर्माण करेगी। तो अब क्या होता है, जब हम ईसीपी ट्रीटमेंट देते हैं तो ईसीपी ट्रीटमेंट में जब ये हमारे काफ्स मसल्स, थाई मसल्स और बटक्स के थ्रू जब ये ब्लड को वापस हार्ट की तरफ भेजा जाता है, तो जब ब्लड को वापस हार्ट की तरफ भेजा जाता है तो हमारे हार्ट का जो इनपुट ब्लड है वो पहले से बढ़ जाता है। लेट्स से अगर हमारे हार्ट में पहले की तुलना में अगर 70 से 80 ml ब्लड जो पहले हार्ट में पूरी बॉडी से वापस लौट के आ रहा था, लेकिन अब लौटने वाला ब्लड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसकी क्वांटिटी लगभग 120-130 ml होती है। तो जब ये इनपुट हार्ट का बढ़ जाता है तो कार्डियोलॉजी का एक प्रिंसिपल है, वो ये कहता है कि अगर एक लिमिट के अंदर हम इनपुट बढ़ा देते हैं तो आउटपुट भी बढ़ जाता है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन की वजह से क्या होता है, हमारी वेसल्स की हेल्थ अच्छी हो जाती है। जब ये नाइट्रिक ऑक्साइड ज्यादा रिलीज होना शुरू होता है तो हमारी जो आर्टरीज पहले इलास्टिक हार्ड हो गई थी, उसकी इलास्टिसिटी खत्म हो गई थी, तो वो क्या हो जाती है, फिर से अपनी इलास्टिसिटी को गेन कर लेती हैं और हार्ट को जो ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करने के लिए, वो मेहनत अब हार्ट को नहीं करनी पड़ती। तो बेसिकली ईसीपी ट्रीटमेंट का फायदा ये होता है कि हमारी आर्टरीज पहले से अपनी हेल्थ को गेन कर लेती हैं और उसकी वेस्कुलर हेल्थ अच्छी हो जाती है, और वेस्कुलर हेल्थ अच्छी हो जाती है तो दोबारा से हमारे हार्ट को उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो बेसिकली ईसीपी की वजह से हमें केवल फायदा ब्लॉकेज का नहीं होता, बल्कि हमारा ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल हो जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ईसीपी की वजह से हमारे हार्ट को लगभग 45% तक की ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, ब्रेन को लगभग 25% तक की ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, किडनीज को लगभग 30% ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, और इसके अलावा जो बॉडी के बाकी वाइटल ऑर्गन्स हैं, जैसे हमारा पैंक्रियाज है, हमारा स्टमक है, लीवर है, इंटेस्टाइन है, राइट, इन सभी ऑर्गन्स को लगभग 25% तक ब्लड की सप्लाई बढ़ जाती है। जब ये ब्लड की सप्लाई ऑर्गन्स को ज्यादा होने लगती है तो उनकी हेल्थ भी इंप्रूव होती है। तो ईसीपी ट्रीटमेंट केवल हार्ट के लिए नहीं है कि केवल हार्ट की हेल्थ को अच्छा कर रहा है, बल्कि वो बॉडी के हर एक पार्ट को अच्छा कर रहा है। अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे ईसीपी ट्रीटमेंट दिया जाता है। सबसे पहले पेशेंट को एक ईसीपी मशीन पे लेटा दिया जाता है और ईसीजी लगा दी जाती है और ये एसपीओ2 का इनपुट लगा दिया जाता है, और ये जो काफ्स होते हैं, ये काफ्स क्या करते हैं, ये काफ्स लगा दिए जाते हैं। तो ये काफ्स क्या होते हैं, हमारे जो काफ मसल्स होती हैं वहां पे, थाई मसल्स में और बटक्स में, यहाँ पे ये काफ्स लगा दिए जाते हैं, और इसके बाद ईसीपी मशीन का प्रेशर सेट करके मशीन को स्टार्ट कर दिया जाता है। जब हम ईसीपी मशीन को स्टार्ट कर देते हैं तो इतना ये कंफर्टेबल ट्रीटमेंट होता है कि मोस्टली पेशेंट तो सो जाते हैं, इतना आरामदायक। अब ये जो काफ्स होते हैं, ये क्या करते हैं, धीरे धीरे क्या करते हैं, पैरों को, हमारी जो काफ्स होते हैं, जो हमारी थाइज होती हैं और हमारे बटक्स को क्या करते हैं, प्रेशर डालते हैं, जिससे कि आपको ऐसा महसूस होता है जैसे धीरे धीरे कोई आपका पैर दबा रहा हो। और इस पूरी प्रोसीजर में क्या होता है, हमारे हार्ट की तरफ जो हमारा ब्लड का इनपुट है वो बढ़ जाता है, प्लस हमारी जो आर्टरीज हैं, आर्टरीज में भी जो हमारा रिवर्स काउंटर पल्सेशन पैदा होता है, जिससे कि हमारे आर्टरीज के अंदर क्या होता है, जो हजारों लाखों की तादाद में इनएक्टिव ब्लड वेसल्स हैं, जो कोलेटरल आर्टरीज हैं, वो एक्टिवेट हो जाती हैं। तो इसी पे प्रोसीजर में हमारा सर्कुलेशन बेटर होता है, हमारी हेल्थ बेटर होती है, और हमारे हर एक ऑर्गन्स की जो वस्कुलर होती है उसमें भी इंप्रूवमेंट आता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे हमारी बॉडी जो है अपने आप नेचुरल बाईपास क्रिएट करती है। तो सबसे पहला एग्जांपल, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि जो हमारी नॉर्मल आर्टरीज होती हैं उसमें ब्लड फ्लो जब नॉर्मल होता है, लेकिन आसपास हमारे बहुत सारे कोलेटरल्स बने ही होते हैं। लेकिन अगर हमारी बॉडी में हमारी जो कोरोनरी आर्टरीज है उसमें ब्लॉकेज बननी शुरू होती है, तो हमारी बॉडी ब्लॉकेज के अगल बगल से अपने आप नई ब्लड वेसल्स को बनाना शुरू कर देती है, जो कि एक नेचुरल प्रोसीजर है। इसके लिए केवल हमें एक अच्छी लाइफस्टाइल को फॉलो करना होता है, हमें और कुछ भी नहीं करना होता। लेकिन अगर ये ब्लॉकेज किसी वजह से 100% की भी हो जाती है, तो 100% होने के बाद क्या होता है, हमारी बॉडी नेचुरली ये जो अगल बगल से नए चैनल्स बन गए हैं, जिसको हम कोलेटरल आर्टरीज कह रहे हैं, तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसको बहुत ही मजबूत बना लेती है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। तो क्या होता है कि ब्लॉकेज बढ़ने के साथ में ये जो अगल बगल से हमारा नेचुरल बाईपास सिस्टम बन रहा है, ये और मजबूत होता जाता है। लेकिन इसके लिए क्या करना होता है, हमें एक बहुत ही अच्छी लाइफस्टाइल को फॉलो करना होता है। तो ईसीपी ट्रीटमेंट क्या करता है, जिस चीज को जो चीज हम अपनी लाइफस्टाइल से अचीव कर सकते हैं, तो ईसीपी ट्रीटमेंट उसी चीज को 1-1 घंटे के ट्रीटमेंट में लगभग 35 से 40 दिन के अंदर हमें डिलीवर कर देता है। अगर आप लाइफस्टाइल को अच्छा फॉलो करते हैं तो आपकी बॉडी अपने से भी ये चीज एक्टिवेट कर लेती है, अपने से नए पाथवेज क्रिएट कर लेती है, और जो पुराने पाथवे हैं उसको एक्टिवेट कर लेती है। ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं, नेचुरल बाईपास कहते हैं। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट होता है हमारे बॉडी में नेचुरल बाईपास का। यहाँ पे आप कंपैरिजन देख सकते हैं, तो कंपैरिजन में देख सकते हैं कि कैसे नॉर्मल आर्टरी है, फिर ब्लॉकेज बढ़ी तो कोलेटरल्स बन गए, और अगर 100% की भी ब्लॉकेज हो गई तो पूरा एक फंक्शनल आर्टरीज का पूरा एक नया सिस्टम क्रिएट हो गया, जिसने कि खून को ले जाने के लिए पूरा नया रास्ता दे दिया। और जब ये नया रास्ता बन जाता है तो पुराने ब्लॉकेज पे डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। अब देखिए इस ट्रीटमेंट के बाद क्या होता है, हमारे हार्ट में अगर कुछ इस तरह की आर्टरीज हैं तो अब इस तरह की आर्टरीज बन जाती हैं। तो आप यहाँ कंपेरिजन देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे आप कंपैरिजन देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कंपेयर किया है कि कैसे पहले हमारे हार्ट के अंदर बहुत ही लिमिटेड आर्टरीज थी, ब्लॉकेज की वजह से अलग अलग हार्ट के हिस्सों में खून का सप्लाई कम हो जाता है, ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है, तो पेशेंट को चलने में पेन होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे अगर हजारों लाखों की तादाद में नई ट्यूब्स क्रिएट हो जाती हैं, तो वो जो प्रॉब्लम ब्लॉकेज की वजह से क्रिएट हुई थी, वो प्रॉब्लम अपने आप शॉर्ट आउट हो जाती है।
और पेशेंट को जो चलने में पेन हो रहा था वो पेन अपने आप खत्म हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस पेशेंट को हार्ट अटैक हो गया था, तो हार्ट अटैक की वजह से हार्ट का हिस्सा डैमेज हो गया था, लेकिन जब 1-1 घंटे का 35 से 40 दिन तक हम ट्रीटमेंट देते हैं तो क्या होता है, हमारी जो मसल्स डेड हो गई होती हैं वो मसल्स क्या हो जाती हैं, दोबारा से रिवाइव कर जाती हैं, राइट। तो ये हमको बेनिफिट होता है ईसीपी ट्रीटमेंट की वजह से। तो हमारे हार्ट के अंदर इस ट्रीटमेंट की वजह से हजारों लाखों की तादाद में नए चैनल्स क्रिएट हो जाते हैं। हर हिस्से में चैनल क्रिएट होते हैं, चाहे ब्लॉकेज 100% हो, 90 हो, 80 हो, चाहे वो 40 या 50% की ब्लॉकेज हो, हर हिस्से में ये सप्लाई क्रिएट होती है। जब ये सप्लाई क्रिएट हो जाती है तो हमें क्या होता है, पूरा एक नया रास्ता मिल जाता है, तो पुरानी ब्लॉकेज पे हमारी डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे आर्टीरियल रीरूटिंग होती है। अगर कहीं पे लेट से हमारी ब्लड की सप्लाई कम है या कहीं पे अगर हार्ट अटैक हो जाता है, तो हार्ट अटैक होने के बाद अगर एक हिस्सा डैमेज होने लगता है और वहां से अगर नई सप्लाई नहीं है, तो क्या होता है, जिस हिस्से से भी हार्ट की सप्लाई अच्छी होती है वहां से हमारी बॉडी क्या करती है, पूरा एक नया मजबूत आर्टीरियल सिस्टम क्रिएट कर देती है। ये भी आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि अगर एक जगह हार्ट अटैक हो गया तो वहां की मसल्स डेड होने लगती हैं। जब वहां की मसल्स डेड हो जाती हैं तो हमारी बॉडी उसके आसपास से जहां से अच्छी ब्लड सप्लाई होती है वहां से क्या करती है, नई ब्लड सप्लाई क्रिएट कर देती है। इसी को हम कोलेटरल सर्कुलेशन कहते हैं। इनफैक्ट अगर कहीं पे हमें हार्ट अटैक हो भी जाता है, कहीं पे ब्लॉकेज जमा हो गई, लेकिन अगर ये नेचुरल बाईपास हमारे बॉडी में होते हैं तो क्या होते हैं, खून को ले जाने के लिए पूरा एक नया रास्ता दे देते हैं। ये आप देख सकते हैं कि कैसे हमारे हार्ट के अंदर मजबूत कोलेटरल्स का पूरा एक नया जाल बन जाता है। तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें सर्जरी से या दवाओं से या कोई और भी ट्रीटमेंट के जो अल्टरनेटिव मेथड्स हैं, अगर हम लाइफस्टाइल या ईसीपी ट्रीटमेंट को हटा दें तो उसकी तुलना में ये जो ईसीपी ट्रीटमेंट है, जैसे अगर हम सर्जरी की बात करें तो सर्जरी में बहुत ही ज़्यादा रिस्क होता है और उसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें ईसीपी ट्रीटमेंट की, तो पूरी तरह से नॉन सर्जिकल है, सेफ है, रिस्क फ्री है, पैसे कम लगते हैं और किसी तरह से हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये सबसे ज्यादा फायदे होते हैं हमें ईसीपी ट्रीटमेंट के। ये हमारे बॉडी के हार्ट के अलावा हमारा ब्रेन है, लीवर है, पैंक्रियाज है, इंटेस्टाइन है, इनफैक्ट बॉडी के हर एक वाइटल ऑर्गन्स को हमें जो ब्लड की सप्लाई होती है वो पहले से बहुत अच्छी हो जाती है। केवल हम हार्ट के लिए ट्रीटमेंट, वैसे तो हार्ट के लिए लोग कराते हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपने हार्ट, ब्रेन, किडनी, लीवर, स्किन, हर जगह हमारे बॉडी में ब्लड की सप्लाई को इम्प्रूव कर देता है ये ट्रीटमेंट, राइट। तो ये होता है ईसीपी ट्रीटमेंट। और अगर हम बात करें तो ये एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी का एक बहुत ही मजबूत ऑप्शन है, अल्टरनेटिव ऑप्शन है, राइट। तो इससे पेशेंट की केवल कंडीशन, जो हम क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वही इंप्रूव नहीं होती, बल्कि उसकी ओवरऑल कंडीशन इंप्रूव होती है। तो ये बहुत ही सेफ है, बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है और इसको आप घर पे रह करके अपना काम करते हुए इस ट्रीटमेंट को कर सकते हैं, राइट। तो अगर आपको किसी ईसीपी एक्सपर्ट्स की एडवाइस लेनी है तो दिए हुए नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं, राइट।